नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा सीपीसीटी एग्जाम जुलाई 2023 के लिए पार्ट नंबर 18 है। इस वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्लू रे डिस्क किस प्रकार की डिस्क है। ब्लू रे डिस्क किस प्रकार की डिस्क है। हमें एक नाम दिया गया है ब्लू रे डिस्क और हमें बताना है यह किस प्रकार की डिस्क है। ब्लू रे डिस्क क्या होती है। ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क जिस प्रकार से सीडी, डीवीडी, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू होती हैं उसी प्रकार से होती है ब्लू रे। ब्लू रे एक ऑप्टिकल डिस्क है जो कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होती है। सेकेंडरी मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं। जो सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे है, यह सभी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, जबकि डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जो सीडी है उसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू रे भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर होता है, डीवीडी में 4.7 GB तक का डेटा स्टोर होता है, जबकि ब्लू रे में एक साइड पर, एक लेयर पर 25 GB तक का डेटा स्टोर हो जाता है। और यदि ब्लू रे डबल लेयर वाली है तो उस पर हम दोनों लेयर पर 25-25 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब ब्लू रे में 50 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो जो सीडी, डीवीडी, ब्लू रे है यह ऑप्टिकल डिस्क होती हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होती हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल। ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क होती है जो कि 50 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। ब्लू रे में एक साइड पर, एक लेयर पर 25 GB तक डेटा स्टोर होता है और यदि वह डबल लेयर वाली ब्लू रे है तो हम उसमें 50 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड नोट और फुट नोट के मध्य क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड नोट और फुट नोट के मध्य क्या अंतर है। हमें दो नाम दिए गए हैं, एंड नोट और फुट नोट, इनके बीच में क्या अंतर होता है हमें यहां पर बताना है। एंड नोट और फुट नोट एमएस वर्ड के दो फीचर हैं, एमएस वर्ड के। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में हम एंड नोट और फुट नोट को इंसर्ट कर सकते हैं। जो एंड नोट होता है, एंड नोट, वह कंप्लीट फाइल के लास्ट में ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फाइल बनाई है, इस फाइल में हमने 3 पेज टाइप करे हैं, 3 पेज। तो जब हम एंड नोट को इंसर्ट करेंगे तो एंड नोट कंप्लीट फाइल के लास्ट में इंसर्ट होगा, जबकि फुटनोट जो होता है यह प्रत्येक पेज के बॉटम में, प्रत्येक पेज के बॉटम में इंसर्ट होता है। एंड नोट और फुटनोट होते क्या हैं, हमारी फाइल में जो टेक्स्ट टाइप किया जाता है, जो मैटर हम टाइप करते हैं, उससे संबंधित यदि हमें कोई अतिरिक्त जानकारी शो करनी है तो हम एंड नोट और फुटनोट का यूज कर सकते हैं। फुटनोट प्रत्येक पेज के बॉटम में, आप जिस पेज पर फुटनोट को इंसर्ट करेंगे उसी पेज के बॉटम में इंसर्ट हो जाएगा, जबकि एंड नोट कहां इंसर्ट होता है। एंड नोट कंप्लीट फाइल के, मतलब डॉक्यूमेंट के लास्ट में इंसर्ट होता है। एंड नोट और फुटनोट के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज होने वाले टेक्स्ट से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी को शो कर सकते हैं। एंड नोट और फुटनोट ऑप्शन रेफरेंस टैब में प्राप्त होते हैं। रेफरेंस टैब में एंड नोट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट डी, कंट्रोल ऑल्ट डी या ऑल्ट कंट्रोल डी। एंड नोट की शॉर्टकट की होती है, जबकि फुट नोट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट एफ। कंट्रोल ऑल्ट एफ फुटनोट की शॉर्टकट की है,
एंड नोट की शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट डी। अब हमें यहां पर बताना है एंड नोट और फुट नोट में क्या अंतर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, अंतर डॉक्यूमेंट के एक पृष्ठ के भीतर प्रत्येक का स्थानांक है। अंतर डॉक्यूमेंट के एक पृष्ठ के भीतर प्रत्येक का स्थानांक है, मतलब एक ही पेज के अंदर दोनों का स्थान अलग अलग होता है, यह हमसे बोला गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दोनों डॉक्यूमेंट के निचले भाग में मौजूद होते हैं, यह तो गलत है। एंड नोट कहां इंसर्ट होता है, कंप्लीट फाइल के लास्ट में, जबकि फुट नोट कहां इंसर्ट होता है, पेज के लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया था, अंतर डॉक्यूमेंट के एक पृष्ठ के, यहां पर भी आप देखें एक पृष्ठ लिखा गया है, मतलब दोनों क्या एक ही पेज पर इंसर्ट होते हैं, नहीं, जो फुट नोट है वह तो पेज के नीचे आता है, लेकिन एंड नोट कहां आता है, कंप्लीट फाइल के लास्ट में, मतलब यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, फुट नोट पेज के अंत में स्थित होता है और एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में स्थित होता है, यह हमारा आंसर होगा। जबकि ऑप्शन नंबर डी क्या है, अंतर डॉक्यूमेंट के नीचे के भाग में प्रत्येक का स्थानांक है, यह भी गलत है। दोनों एक ही पेज पर इंसर्ट तब होंगे जब आपकी फाइल में एक ही पेज हो, लेकिन यदि आपकी फाइल में एक से ज्यादा पेज होगा तो पेज के बॉटम में आएगा, पेज के नीचे आएगा फुटनोट और एंड नोट आएगा आपकी फाइल के एंडिंग में, मतलब लास्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुटनोट पेज के बॉटम में मतलब पेज के नीचे इंसर्ट होता है, जबकि एंड नोट कंप्लीट डॉक्यूमेंट के लास्ट में इंसर्ट होता है। एंड नोट और फुटनोट दोनों ही ऑप्शन रेफरेंस टैब में प्राप्त होते हैं और इन दोनों की शॉर्टकट की भी आपको तैयार करनी है। एंड नोट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट डी, फुटनोट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट एफ। इन दोनों ऑप्शन को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हमें किसी शब्द से संबंधित, किसी वर्ड से संबंधित कोई अतिरिक्त जानकारी शो करनी है तो हम यहाँ पर एंड नोट या फुट नोट का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी फाइल में टोटल 3 पेज हैं, 3 पेज। हमने यहाँ पर किसी भी एक शब्द को सिलेक्ट किया, इसके बाद हम रेफरेंस टैब में जाएंगे। यहाँ पर दोनों ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट फुटनोट जिसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल एफ या कंट्रोल ऑल्ट एफ, और एक होता है इंसर्ट एंड नोट जिसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल डी या कंट्रोल ऑल्ट डी। यदि हम इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करें तो आप देखेंगे जो फुटनोट है वह उसी पेज के बॉटम में आ गया है, पहले पेज के बॉटम में आ गया है। जो फुटनोट है वह पहले पेज के बॉटम में ही इंसर्ट हो गया है। और यदि हम किसी शब्द को सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे एंड नोट कहां इंसर्ट होगा, कंप्लीट फाइल के लास्ट में पेज नंबर 3 पर, मतलब एंड नोट जहां तक आपने टाइपिंग कर ली होती है, जो आपकी फाइल का लास्ट पेज होता है वहां पर इंसर्ट होता है, जबकि फुट नोट जिस पेज पर आपका कर्सर होता है उसी पेज के बॉटम में इंसर्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर में ऑडियो इनपुट करने की अनुमति देता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि इनपुट डिवाइस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस कंप्यूटर यूजर्स को अपने कंप्यूटर में ऑडियो इनपुट करने की अनुमति देता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर में ऑडियो या साउंड को इनपुट करना है तो कौन सी इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होगी, वह होती है माइक्रोफोन या माइक। माइक्रोफोन या माइक एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम ऑडियो डेटा को या साउंड डेटा को इनपुट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक या माइक्रोफोन एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जो कि ऑडियो डेटा को, वॉइस डेटा को इनपुट करने की सुविधा प्रदान करती है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यह भी एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका उपयोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो OMR सीट यूज होती हैं उनको स्कैन करने के लिए OMR स्कैनर का यूज किया जाता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है और OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट के
मुख्य पृष्ठ का नाम है जहां विजिटर्स को साइड पर अन्य पृष्ठों के लिए हाइपरलिंक मिल सकते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि इंटरनेट से संबंधित है, वेबसाइट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ का नाम है, मतलब वेबसाइट के मेन पेज का नाम है, जहां विजिटर्स मतलब जो यूजर हमारी वेबसाइट पर आते हैं, साइट पर अन्य पृष्ठों के लिए हाइपरलिंक मिल सकते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि वेबसाइट से संबंधित है कि वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है जहां पर अदर पेज पर जाने के लिए हाइपरलिंक मिल सकते हैं। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेज से मिलकर बनी होती है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट का पहला पेज ओपन होता है, मेन पेज होता है, उसे कहा जाता है होम पेज। होम पेज वेबसाइट के मेन पेज को या फर्स्ट पेज को होम पेज कहा जाता है, जहां पर अदर पेज पर जाने के लिए हाइपरलिंक बनाए गए होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। होम पेज वेबसाइट का मुख्य पेज होता है या मेन पेज होता है जहां से हम वेबसाइट के अदर पेजेस पर जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, होम पेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या अक्षर जो टाइप की जाने वाली सामान्य टेक्स्ट लाइन से थोड़ा ऊपर होता है और उससे थोड़ा ऊपर सेट होता है, वह क्या कहलाता है? एक अक्षर या संख्या जो टाइप की जाने वाली सामान्य टेक्स्ट लाइन से थोड़ा ऊपर होता है और उससे थोड़ा ऊपर सेट होता है, वह क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक संख्या या अक्षर जो टाइप की जाने वाली सामान्य टेक्स्ट लाइन से थोड़ा ऊपर होता है और उससे थोड़ा ऊपर सेट होता है, वह क्या कहलाता है? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक होता है सबस्क्रिप्ट, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है? जब हम किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखते हैं तो वह कहलाता है सबस्क्रिप्ट। आप देख सकते हैं हमने CO2 लिखा तो C और O को नॉर्मल लिखा गया है, 2 को थोड़ा सा नीचे लिखा गया है। यह जो 2 लिखा गया है यह कहलाता है सबस्क्रिप्ट। इसी प्रकार से हम लिखें यदि O2 तो O तो नॉर्मल लिखा गया लेकिन 2 को थोड़ा सा नीचे लिखा गया, यह भी कहलाता है सबस्क्रिप्ट। जबकि एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, जैसे हमने लिखा A² तो A तो नॉर्मल लिखा है लेकिन 2 को थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, यह कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट। यदि हम लिखें जैसे फर्स्ट तो आप देखेंगे 1 तो नॉर्मल लिखा गया, ST को थोड़ा सा ऊपर लिखा गया, यह भी कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है? सुपरस्क्रिप्ट किसी अक्षर या संख्या को सामान्य टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर लिखता है और थोड़ा ऊपर सेट कर देता है। आपको 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सबस्क्रिप्ट किसी अक्षर या संख्या को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखता है। यह दोनों MS वर्ड में फॉर्मेटिंग के फीचर होते हैं, फॉर्मेटिंग के फीचर जो कि MS वर्ड में होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होते हैं। MS वर्ड में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग के 2 फीचर हैं जो कि होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होते हैं। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है, जबकि कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल इक्वल सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। इन दोनों ऑप्शन को हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यदि हम MS वर्ड में कोई टेक्स्ट लिखें, कोई नंबर लिखें तो उसको हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के द्वारा ऊपर या नीचे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा CO2 तो आप देखेंगे CO2 में सभी कैरेक्टर को, सभी अक्षर को एक ही लेवल पर लिखा गया है। अब यदि हमें 2 को थोड़ा सा नीचे लिखना है तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 को थोड़ा सा नीचे लिख दिया गया है, यह कहलाता है सबस्क्रिप्ट। इसी प्रकार से एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा A2 तो आप देखेंगे A को और 2 को एक ही लेवल पर लिखा गया है।
अब हमें 2 को थोड़ा सा ऊपर लिखना है, तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस करेंगे तो 2 हमारा सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है। यह होता है सुपरस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होते हैं। यह होता है सबस्क्रिप्ट, यह होता है सुपरस्क्रिप्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपरस्क्रिप्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक लाइव कम्युनिकेशन होती है, लाइव कम्युनिकेशन, जिसमें मल्टीपल यूजर्स अपनी अपनी लोकेशन से कनेक्ट होकर किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए हमारे पास डिजिटल कैमरा या वेब कैमरा होना आवश्यक होता है। इंटरनेट के माध्यम से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग यूजर अपनी लोकेशन से कनेक्ट होकर किसी ऑडियो को, टेक्स्ट को या वीडियो को शेयर कर सकता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विभिन्न स्थानों में 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में एक ऑफलाइन वीडियो आधारित मीटिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विभिन्न स्थानों में 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में एक ऑफलाइन वीडियो आधारित मीटिंग है। यह स्टेटमेंट ही गलत है। पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि इसमें कौन सा शब्द आ गया? ऑफलाइन। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वह तो ऑनलाइन मीटिंग होती है, वर्चुअल मीटिंग भी कहते हैं इसे, ऑनलाइन होती है इंटरनेट के माध्यम से। मतलब पहला स्टेटमेंट ही गलत है, आंसर हमारा यही होगा। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन क्या हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कई लोगों को इंटरनेट के माध्यम से आमने सामने मिलने और सहयोग करने की अनुमति देता है। यह तो सही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कई यूजर इंटरनेट के माध्यम से आपस में कनेक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट के माध्यम से वास्तविक समय में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और प्रस्तुतियों के प्रसारण की अनुमति देता है। यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में एक लाइव वीडियो आधारित मीटिंग है। तो यह भी सही है। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में गलत है, क्योंकि इसमें ऑफलाइन वर्ड आया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो ऑनलाइन होती है इंटरनेट के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफटीपी क्लाइंट से एफटीपी सर्वर में फाइल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को ब्लैंक कहा जाता है। एफटीपी क्लाइंट से एफटीपी सर्वर में फाइल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को ब्लैंक कहा जाता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एफटीपी क्लाइंट से एफटीपी सर्वर में फाइलें स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को ब्लैंक कहा जाता है। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एफटीपी क्या होता है? एफटीपी एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स मतलब नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में सही तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। एफटीपी एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हमसे यह पूछा गया है कि एफटीपी क्लाइंट से एफटीपी सर्वर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह हमारे पास एक कंप्यूटर है जो कि हमारे लिए कहलाएगा लोकल कंप्यूटर या क्लाइंट कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो यूजर के पास उपलब्ध होता है वह कहलाता है लोकल कंप्यूटर या क्लाइंट कंप्यूटर। और एक ऐसा कंप्यूटर जो कि हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है, हमसे दूर होता है, उसे कहा जाता है सर्वर कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर या रिमोट कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
वह कहलाता है सर्वर कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर या रिमोट कंप्यूटर। जब हम अपने कंप्यूटर की किसी फाइल को सर्वर पर भेजते हैं तो उसे कहा जाता है अपलोडिंग। मतलब क्लाइंट कंप्यूटर से किसी फाइल को सर्वर कंप्यूटर पर भेजने की प्रक्रिया कहलाती है अपलोडिंग, जबकि सर्वर से किसी फाइल को क्लाइंट पर लाने की प्रक्रिया कहलाती है डाउनलोडिंग। जब आप सर्वर कंप्यूटर से किसी फाइल को अपने लोकल कंप्यूटर पर लाएंगे तो उसे कहा जाएगा डाउनलोडिंग, और जब आप अपने लोकल कंप्यूटर से या क्लाइंट कंप्यूटर से किसी फाइल को सर्वर पर भेजेंगे तो उसे कहा जाएगा अपलोडिंग। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। एफटीपी क्लाइंट से एफटीपी सर्वर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अपलोडिंग कहलाती है, और यदि सर्वर से हमारे कंप्यूटर पर फाइल आती तो डाउनलोडिंग कहलाती। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपलोडिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक खुले एप्लीकेशन टाइटल बॉक्स की एक पंक्ति बनाए रखकर सभी सक्रिय एप्लीकेशन की एक्सेस प्रदान करता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक खुले एप्लीकेशन मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पर अभी चल रहे हैं, ओपन है, टाइटल बॉक्स की एक पंक्ति बनाए रखकर सभी सक्रिय एप्लीकेशन की एक्सेस प्रदान करता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके कंप्यूटर पर जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर अभी ओपन होते हैं उनको टाइटल बॉक्स की एक पंक्ति के रूप में, एक रो के रूप में रखकर सक्रिय एप्लीकेशन मतलब एक्टिव एप्लीकेशन की एक्सेस प्रदान करता है। वह होता है टास्क बार। आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर में सबसे नीचे बॉटम में टास्क बार होता है, टास्क बार जो कि अभी करंट टाइम पर ओपन सभी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, और आप यहां से डायरेक्ट किसी भी दूसरे एप्लीकेशन पर डायरेक्ट जा सकते हैं। जो जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर ओपन है, आप डायरेक्ट किसी भी सॉफ्टवेयर पर जाने के लिए टास्क बार का यूज भी कर सकते हैं। और टास्क बार में जितने एप्लीकेशन अभी ओपन होते हैं उनकी आपको एक रो भी दिखाई जाती है, एक आइकन दिखाया जाता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पर ओपन है। मतलब टास्क बार एक ऐसी लोकेशन है जो करंट टाइम पर ओपन या करंट टाइम पर रन होने वाले सभी एप्लीकेशन की या सॉफ्टवेयर की जानकारी शो करता है, और टास्क बार बाय डिफॉल्ट बॉटम में होता है। टास्क बार के द्वारा हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच भी कर सकते हैं, और एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच करने की शॉर्टकट की होती है Alt+Tab से हम एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर डायरेक्ट जा भी सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टास्क बार। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर के सभी भागों को एक साथ जोड़ने के लिए ब्लैंक एक एकल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर के सभी भागों को एक साथ जोड़ने के लिए ब्लैंक एक एकल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर के सभी भागों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में कौन कार्य करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो भी भाग होते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं, उन सभी को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो कि कैबिनेट या सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है। मदरबोर्ड में रैम, सीपीयू, प्रोसेसर इस प्रकार की डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वह सभी मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं। कुछ डिवाइसेस को डायरेक्ट मदरबोर्ड में लगा दिया जाता है और कुछ डिवाइसेस को मदरबोर्ड के पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड। कंप्यूटर के सभी भागों को एक साथ जोड़ने के लिए मदरबोर्ड एक सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सभी प्रकार के हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। कंप्यूटर में सभी प्रकार की प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा की जाती है।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को बनाए रखने के लिए ब्लैंक को लगातार रिफ्रेश होने की या रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डेटा को बनाए रखने के लिए ब्लैंक को लगातार रिफ्रेश होने की या रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, डेटा को बनाए रखने के लिए ब्लैंक को लगातार मतलब रेगुलर बेसिस पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। मेमोरी से संबंधित एक मेमोरी होती है रैम, जो कि हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है, जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। और रैम में वह डेटा स्टोर होता है जो करंट टाइम पर सीपीयू के द्वारा यूज किया जाता है। रैम तब तक डेटा को स्टोर करती है जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है। रैम के दो टाइप होते हैं, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है डी रैम, डी रैम मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो एस रैम है यह कम रिफ्रेश होती है, कम रिफ्रेश होती है, जबकि डी रैम अधिक रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश मतलब इसमें जो डेटा स्टोर होता है उस डेटा को मिटाकर दोबारा स्टोर करना। रिफ्रेश करने का मतलब क्या है, मेमोरी में जो डेटा स्टोर है उस डेटा को हटाकर दोबारा स्टोर करना, वह कहलाता है रिफ्रेश करना। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, डेटा को बनाए रखने के लिए ब्लैंक को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। एस रैम तो होती है स्टैटिक, मतलब यह अधिक देर तक डेटा को स्टोर करती है, जबकि डी रैम होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब यह जल्दी जल्दी डेटा को रिफ्रेश करती है, जल्दी जल्दी डेटा को चेंज करती है। डी रैम को अधिक रिफ्रेश करना होता है, जबकि एस रैम को कम रिफ्रेश करना होता है। यहां पर लगातार रिफ्रेश करने की बात हो रही है। लगातार रिफ्रेश किसको करना होगा, डी रैम को। डी मतलब है डायनामिक, डायनामिक मतलब जो रेगुलर बेसिस पर रिफ्रेश होगी, जल्दी जल्दी रिफ्रेश होगी, वह कहलाती है डायनामिक रैम। और एक होती है एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, जो कि कम रिफ्रेश होती है, जो कि अधिक देर तक डेटा को स्टोर करती है, जबकि डी रैम कम समय तक डेटा को स्टोर करती है और उसे लगातार रिफ्रेश करती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी रैम, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब डी रैम, जो कि लगातार या रेगुलर बेसिस पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल, जो रैम है यह तो वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल मतलब अस्थाई, जबकि रोम होती है नॉन वोलेटाइल मतलब कि स्थाई। रैम में डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, रोम में डेटा स्टोर परमानेंटली होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डी रैम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा जावा को ब्लैंक के द्वारा विकसित किया गया था। कंप्यूटर भाषा जावा को ब्लैंक के द्वारा विकसित किया गया था। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जावा लैंग्वेज है उसे किसके द्वारा बनाया गया था। जावा क्या है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है और यह थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा का यूज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, गेम्स बनाने के लिए, कई प्रकार के एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। जावा को सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा बनाया गया है, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। जावा का इन्वेंशन तो जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है जावा को किसके द्वारा बनाया गया, यहां पर आंसर दिया गया है सन माइक्रो सिस्टम। इसके स्थान पर जेम्स गॉसलिंग का नाम भी हो सकता है, क्योंकि जावा को बनाया है जेम्स गॉसलिंग ने, जो कि सन माइक्रो सिस्टम के ही पार्ट हैं, जो कि सन माइक्रो सिस्टम के टीम में हैं। इसीलिए आंसर में क्या दिया गया है, सन माइक्रो सिस्टम। इसके स्थान पर आपको जेम्स गॉसलिंग भी दिया जा सकता है। जावा का इन्वेंशन जेम्स गॉसलिंग के द्वारा किया गया है,
जो कि सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के ही पार्ट थे। जेम्स गॉसलिंग और जावा को सन 1995 में बनाया गया था। जावा का पुराना नाम था ओक, OAK। जावा का ओल्ड नेम क्या था? ओक, OAK। लेकिन बाद में इसका नाम जावा किया गया, जो कि किया था सन माइक्रो सिस्टम ने, और इसे 1995 में लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर भाषा जावा को सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा विकसित किया गया है, जिसे 1995 में बनाया गया था, और जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा का इन्वेंशन किया गया है, जो कि सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के ही पार्ट हैं। और जावा का पुराना नाम क्या था? ओक। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि 3rd जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का उपयोग करते हैं? कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का उपयोग करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम डेटा की प्रोसेसिंग करने के लिए किस लैंग्वेज का यूज करते हैं? कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज का। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है या जो भी डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है, वह बाइनरी लैंग्वेज के द्वारा की जाती है। बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। यह 1st जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें केवल 0 और 1 का ही यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी। कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने के लिए बाइनरी भाषा का उपयोग करते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? यह कंप्यूटर की हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? आपको यहां पर 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो आपको पता चल गया ENIAC है। हमसे पूछा गया है यह किसने डिजाइन किया था, किसने बनाया था? ENIAC का आपको फुल फॉर्म भी याद करना है, जो कि होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ENIAC का फुल फॉर्म होता है, जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जो कि 1st जनरेशन का कंप्यूटर है, और इसे JP एस्कार्ट एंड जॉन मॉचली के द्वारा बनाया गया था। JP एस्कार्ट एंड जॉन मॉचली के द्वारा ENIAC कंप्यूटर को बनाया गया था, जो कि 1st जनरेशन का कंप्यूटर है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जो कि 1st जनरेशन का कंप्यूटर है। इसे JP एस्कार्ट एंड जॉन मॉचली के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स सिस्टम का या की ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्र या हब है? यूनिक्स सिस्टम का या की ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्र या हब है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हब होता है या केंद्र होता है, वह क्या होता है? यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यूनिक्स पर आधारित एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स। जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वह यूनिक्स पर आधारित ही है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्र या हब या कोर पार्ट क्या होता है? वह होता है कर्नेल। कर्नेल। आपसे यह क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लाइनेक्स यूनिक्स पर आधारित है। यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्र, हब या कोर पार्ट या मेन पार्ट क्या होता है? कर्नेल, जो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी प्रकार की प्रोसेसिंग करता है। लाइनेक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट, मेन पार्ट, हब या केंद्र या सेंट्रल पॉइंट क्या होता है? कर्नेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नेल।
कर्नेल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल पॉइंट, मेन पार्ट या हब या केंद्र होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग उच्च गति से सर्च या खोज करने वाली एप्लीकेशन में किया जाता है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग हाई स्पीड से सर्च करने वाली एप्लीकेशन में किया जाता है? यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग हाई स्पीड से सर्च करने वाली एप्लीकेशन में किया जाता है। यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक ऐसी कंप्यूटर मेमोरी जो हाई स्पीड से सर्च करने के लिए यूज की जाती है, वह है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जिसे शॉर्ट में CAM भी कहा जाता है। आपसे CAM का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। मेमोरी के संबंध में CAM का फुल फॉर्म क्या होता है? CAM का फुल फॉर्म होता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जो कि हाई स्पीड से सर्च करने वाली एप्लीकेशन में यूज की जाती है। जैसे कि नेटवर्क में जो राउटर होते हैं, जो स्विच होते हैं, उनमें इस मेमोरी का यूज किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर है, स्विच है, इस प्रकार की डिवाइस में कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी यूज की जाती है, जो कि हाई स्पीड में सर्चिंग के लिए यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी हाई स्पीड में सर्चिंग की सुविधा प्रदान करती है और इसे शॉर्ट में CAM भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा USB का पहला संस्करण है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा USB का सबसे पहला संस्करण है? मतलब हमें USB का पहला वर्जन बताना है। इनमें से कौन सा है? USB क्या होता है? USB हमारे कंप्यूटर का एक पोर्ट होता है और USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस USB का फुल फॉर्म होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर का एक पोर्ट होता है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट का यूज किया जाता है। तो USB एक पोर्ट है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB के अभी तक कई वर्जन आ चुके हैं। हमें 4 वर्जन दिए गए हैं और हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा USB का पहला वर्जन है। आप यदि इन सबको ध्यान से देखें तो USB 1.1 सबसे पहला वर्जन है। इसके बाद 2.0, 3.0 यह सभी बाद में आए। 1.1 आप देख सकते हैं पहला है। वैसे USB का पहला वर्जन है 1.0, USB 1.0, जो कि 1996 में आया था, 1996 में। जबकि USB 1.1 आया है 1998 में। लेकिन हमें ऑप्शन में 1.0 तो दिया नहीं गया था, तो इन सभी में पहला कौन सा हो जाएगा? 1.1। USB का पहला वर्जन है 1.0, जो कि 1996 में बना था। दूसरा है 1.1, जो कि 1998 में बना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USB 1.1। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? यह क्वेश्चन हमसे सॉफ्टवेयर से संबंधित पूछा गया है। हमें 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है कि इनमें से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह होता है। मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का जो समूह होता है वह कहलाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरी होती हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह कहलाते हैं जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह कहलाते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और किसी फिक्स टास्क को कंप्लीट करते हैं।
सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर के लिए जरूरी हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमें 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज 10 तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, रेड हैट इंटरप्राइज और लाइनेक्स यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैटलीना भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है कैटलीना। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सफारी। सफारी एक वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सफारी को एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। एप्पल सफारी एक वेब ब्राउजर है और वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफारी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी संख्याओं के विपरीत दशमलव अंकों में ब्लैंक संभावित अंक होते हैं। बाइनरी संख्याओं के विपरीत दशमलव अंकों में ब्लैंक संभावित अंक होते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइनरी नंबर के अपोजिट जो डेसिमल नंबर होते हैं उनमें ब्लैंक पॉसिबल अंक हो सकते हैं। यह क्वेश्चन कंप्यूटर के नंबर सिस्टम से पूछा गया है। कंप्यूटर के नंबर सिस्टम से, कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, जिसमें 0 से लेके 1 तक के नंबर ही स्टोर होते हैं। मतलब बाइनरी नंबर्स में केवल 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। दूसरा नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, मतलब इसमें 8 अंक हो सकते हैं, लेकिन इसमें 0 से लेकर 7 तक के अंक ही स्टोर किए जाते हैं। बेस तो है 8 लेकिन अंक 0 से लेके कहां तक के होंगे, 7 तक के। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल जिसका हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10 जिसमें 10 अंक हो सकते हैं लेकिन 0 से लेकर 9 तक के हो सकते हैं। डेसिमल में हो तो 10 अंक सकते हैं लेकिन 0 से लेकर 9 तक के हो सकते हैं। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और एक और नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16, मतलब इसमें टोटल 16 कैरेक्टर या नंबर हो सकते हैं। इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं जबकि ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट होते हैं। 0 से लेकर 9 तक तो नंबर होते हैं लेकिन 10 से लेकर 15 तक अल्फाबेट होते हैं। 10 को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 12 को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 13 को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 14 को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह होते हैं कंप्यूटर के 4 नंबर सिस्टम। यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिले। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दशमलव अंकों में ब्लैंक संभावित अंक होते हैं, वह होते हैं 10। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 नंबर्स हो सकते हैं जो कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस या किसी अन्य इनपुट डिवाइस का उपयोग किए बिना उपयोगकर्ता से मिले इनपुट को पहचानती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस या किसी अन्य इनपुट डिवाइस का उपयोग किए बिना उपयोगकर्ता से मिले इनपुट को पहचानती है। यह क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से संबंधित है। हमें एक ऐसी इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है जो बिना कीबोर्ड, बिना माउस या किसी अदर डिवाइस के द्वारा जो यूजर इनपुट करता है उसको आइडेंटिफाई कर लेती है या पहचान लेती है। तो आपने देखा होगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसमें हमें ना कीबोर्ड की आवश्यकता होती है ना माउस की आवश्यकता होती है। टच स्क्रीन से तो यूजर अपनी फिंगर्स के माध्यम से डेटा को इनपुट कर सकता है। तो टच स्क्रीन एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो बिना कीबोर्ड और माउस के डेटा को इनपुट करने की सुविधा प्रदान करती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टच स्क्रीन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक प्रिंटर उन व्यवसायों और लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिन्हें बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट छापने की आवश्यकता होती है। प्रिंटर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लैंक प्रिंटर उन व्यवसायों मतलब बिजनेस
और लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिन्हें बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट छापने की आवश्यकता होती है। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। कई प्रकार के प्रिंटर होते हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें हम बहुत ज्यादा प्रिंटिंग कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वह होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक सबसे फास्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर स्पीड में सबसे अधिक तेज होता है और लेजर प्रिंटर का यूज बड़ी मात्रा में मतलब बहुत अधिक क्वांटिटी में प्रिंट आउट निकालने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक सबसे तेज प्रिंटर होता है जो उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनको बहुत अधिक ज्यादा प्रिंट आउट निकालने होते हैं। और लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, प्रिंटिंग करते समय कम साउंड करता है, हाई स्पीड प्रोवाइड करता है और हाई क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेजर प्रिंटर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।